गुड मॉर्निंग बच्चों, नवीन राजस्थान स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 9th की ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं और इस क्लास के प्रथम लेक्चर में हमने प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा का संक्षिप्त अध्ययन प्राप्त किया था और वहीं हमने प्रेमचंद से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पद और जानकारियों को भी अर्जित किया था। बच्चों, प्रेमचंद जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कुछ संघर्षों के साथ व्यतीत किया, अभावों में व्यतीत उनका जो जीवन था वो जीवन काल ऐसे व्यतीत हुआ कि उन्हें किसी भी प्रकार से अपने कष्टों और संघर्षों से अपनी जीवनी, अपनी लेखनी का जो प्रमुख विषय था वो उन्होंने एक कृषक, एक मजदूर, एक दयनीय स्थिति में जीवन यापन करने वाले मनुष्य को बना दिया। तो बच्चों, आज की इस मुंशी प्रेमचंद की लेखनी को वास्तव में एक मानव का शस्त्र मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मानव के पक्ष में न जाने कितनी कहानियाँ लिखी और समाज के उस दलित वर्ग को, समाज की उस शोषित नारी को और समाज के उस मजदूर किसान को उन्होंने अपनी कहानियों के मुख्य पात्र के रूप में प्रकट किया, जिनसे हमारे गरीब किसान वर्ग और देश का पिछड़ा वर्ग साफ और स्पष्ट दिखाई देता है कि जिस समय हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासनकाल था, हमारे देश के गरीबों की स्थिति कैसी थी, किस प्रकार से हमारे देश के जानवर उनके प्रति अपनी आस्था को प्रकट करते थे, लेकिन कितने मजबूर थे वो लोग जिन्होंने उस समय अपने देश में सब कुछ न्यौछावर करते हुए अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया था। तो बच्चों, हमने ये कहानी शुरू कर दी थी कि झूरी काची नाम का एक किसान है जिसके दो बैल हैं और उन दो बैलों का नाम क्या है? हीरा और मोती। दो बैल हैं और दोनों बैलों का नाम है हीरा और मोती और वो पछाई जाति के हैं। जैसे गाय में राठी गाय की नस्ल का नाम है, ठीक उसी प्रकार से बैलों की नस्ल होती है पछाई जाति, जो अच्छी जाति के बैल माने जाते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे और बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था ये हम नहीं कह सकते थे, नहीं जानते कि कैसे वो एक दूसरे की बात समझ जाते थे, किस प्रकार से वो एक दूसरे की भावनाओं को देखते हुए अपने विचारों को प्रकट करते थे। इस प्रकार से उन्होंने अपनी मित्रता का ऐसा श्रेष्ठ उदाहरण इस कहानी में दिया कि खाना खाना है, चारा खाना है तो साथ साथ, पानी पीना है तो साथ साथ, और किसी भी प्रकार से खेत में काम करना है तो भी साथ साथ, हर प्रकार से उन्होंने अपनी भावनाओं को मित्रता के रूप में बहुत सुंदर तरीके से इस कहानी में प्रकट किया है। यद्यपि मुंशी प्रेमचंद ने उनकी भावनाओं को लिखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है, अर्थात मनुष्य शायद किसी दूसरे मनुष्य की पीड़ा को इतनी आसानी से महसूस ना कर पाए जितनी आसानी से वो निरापद जानवर इतनी आसानी से दूसरे के कष्ट को सहन कर जाते थे। ठीक उसी प्रकार से आज का मनुष्य उस भावना से लगभग वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। बच्चों, हमारी तरह जानवर अपना प्रेम वाणी के चातुर्य से प्रकट नहीं करता है, वो एक दूसरे को प्रेम को दिखाने के लिए उनको चाटता है, उनको सूंघता है, उससे उस सूंघने से और चाटने से उसकी पीड़ा का अनुभव शायद उन्हें हो जाता है। कभी कभी दोनों सींग मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। विनोद का मतलब है मजाक की दृष्टि से, हंसी मजाक के भाव से। तो विनोद के विग्रह का मतलब है यहाँ पर बच्चों, विग्रह का मतलब अलग अलग।
विग्रह का मतलब है तोड़ना। तो तोड़ने की दृष्टि से नहीं, वो सींग मिलाते थे केवल प्रेम की दृष्टि से। जैसे कभी कभी दो भाई बहन लड़ते हैं, झगड़ते हैं और फिर साथ में मिल बांट कर खाना खाते हैं, तो उसी प्रकार लड़ना भी उन्हीं का ही था, झगड़ना भी था और एक दूसरे के प्रति प्रेम भी उनका था। बहुत ही विनोद का भाव था उन लोगों में। विनोद के भाव का तात्पर्य है हंसी मजाक। विनोद का मतलब है हंसी मजाक से। तो वो बहुत ही विनोद की दृष्टि से एक दूसरे से कभी कभी सींग मिला लिया करते थे। आत्मीयता के भाव से जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते हुए ही ढोल धप्पा होने लगता है। अब ये ढोल धप्पा शब्द जो है बच्चों, ये ग्रामीण है कि आत्मीयता होने के बाद भी कभी कभी दोस्त आपस में किसी छोटी सी बात पर तर्क करने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में उसे लड़ना नहीं कहा जाता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी सी, कुछ हल्की सी लगती है। कहने का मतलब है कि यदि इस तरह के तर्क वितर्क ना हो तो दोस्ती कुछ हल्की सी प्रकट होने लगती है। बच्चों, यहाँ दोस्ती में जो बात कही गई है वो यही है कि यद्यपि वो बैल कभी कभी लड़ भी लिया करते थे, लेकिन लड़ते हुए उनका जो प्रेम प्रकट होता था वो ये बात स्पष्ट करता था कि उनके प्रेम में कोई कमी नहीं है। यद्यपि कभी कभी मन करता है कि भाई बहनों के समान हम भी अपने प्रेम को प्रकट करें, तो उस प्रेम को ही प्रकट करने की दृष्टि से लड़ लिया करते थे। जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोते जाते थे, गर्दन हिला हिला कर चलते थे, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ऊपर हो। अब देखिए बच्चों, कोई भी व्यक्ति अपने सर के, अपने पीठ के बोझ को हटाने के लिए दूसरे पे लादने की कोशिश करेगा, लेकिन इन बैलों में इतना प्रेम था कि जब ये खेतों में जोते जाते थे तो इनका भाव ये रहता था कि ज़्यादा बोझ मेरी पीठ पर आ जाए और दूसरे वाले को थोड़ा आराम मिल जाए। लेकिन यहाँ इन दोनों के प्रेम को देखो कितने अच्छे से अभिव्यक्त किया गया है। उस वक्त हर एक की चेष्टा यही होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी पीठ पर लाद दिया जाए। दिन भर दोपहर संध्या को जब दोनों खुलते थे तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों एक साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते, साथ ही बैठते और साथ ही एक साथ मुंह हटा लेते तो दूसरा भी मुंह हटा लेता। संयोग की बात है कि झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। अब गोई क्या है बच्चों? गोई है, बैलों की जोड़ी को गोई कहा जाता है। गोई का मतलब है वो दोनों जोड़े में थे ना, तो यहाँ देशज शब्द है बच्चों। ये इस गोई का मतलब है बैलों की जोड़ी, बैलों की जोड़ी, उसको गोई कहा है यहाँ पर। कि क्या है कि एक बार झूरी काछी जो उनका मालिक था, उसने बैलों की जोड़ी को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। कौन जाने पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। बच्चों, झूरी का जो साला था उसका नाम है गया। अब गया जो है वो दोनों बैलों की जोड़ी को अपने गांव ले गया। बच्चों, हुआ ये था कि गया के खेतों में कुछ अधिक काम होने की वजह से और उसके बैल बीमार हो जाने की वजह से उसे कुछ समय के लिए तंदुरुस्त बैल चाहिए थे। अब झूरी की जो पत्नी थी उसने गया से कहा कि वो उनके बैलों को ले जाए और खेत में काम निकलवा ले।
इसलिए गया कुछ समय के लिए झूरी के बैलों को ले गया था, लेकिन बैलों ने सोचा कि ये हमेशा के लिए हमें ले जा रहा है या शायद मालिक ने हमें बेच दिया है। ऐसे बैलों को गांव तक ले जाने में उसे दांतों पसीना आ गया, अर्थात वो पसीने में लथपथ हो गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे खींचता, उनकी नाक में जो नकेल थी तो दोनों पीछे की ओर लगते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल देते हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, मगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, लेकिन हमें तो तुम्हारी चाकसी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत भी नहीं की थी। तुमने जो कुछ हमें खिलाया हमने सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें नए स्थान पर क्यों पहुंचा दिया और इस जालिम के हाथ में क्यों बेच दिया? उन्हें ऐसा लग रहा है कि मालिक ने हमें बेच दिया, जबकि वास्तविकता ये नहीं थी। केवल कुछ समय के लिए ही झूरी ने उन्हें अपने ससुराल भेज दिया था। अब वो जानवर हैं, उन्हें तो ये बात ज्ञात नहीं होती, इसलिए उन्हें ये बात आसानी से समझ में आई नहीं और अचानक इस प्रकार का जो नया वातावरण था वो उन्हें अच्छा नहीं लगा। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। उन्होंने भोजन की जो व्यवस्था की, जो चारे में नांद में चोकर डाली जाती है, वो उन्होंने खाना स्वीकार नहीं किया। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चल पड़े। अब हुआ ये कि जब पूरा गांव सो गया, क्योंकि उनको वो जगह रास नहीं आ रही थी, जब पूरा गांव सो गया तब क्या हुआ कि दोनों ने एक दूसरे को कनखियों से, कनखियों का मतलब होता है तिरछी नजरों से, कनखियों यानी तिरछी नजरों से तिरछी नजरों से एक दूसरे को देखा। कनखियों से देखने का मतलब है तिरछी नजरों से एक दूसरे को देखना। तो उन्होंने कनखियों से एक दूसरे को देखा और क्या सोचा कि क्यों ना इस स्थान को छोड़कर भाग लिया जाए, लेकिन बंधे हुए थे। तो देखिए किस प्रकार से उन्होंने क्या किया। जब लेट गए और जब गांव सोता में पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। पगहे जो उनको बांधने में, उनकी नाक में नकेल डाली जाती है, बांध दिया जाता है उनको, उन्होंने वो तुड़ा डाले। घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, अर्थात वो इतनी मजबूती से बांधे हुए जो रस्से थे वो उनके गर्दन में लटक रहे थे। घुटनों तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। मनोहर का मतलब होता है बच्चों सुंदर। मनोहर का मतलब है सुंदर, मन का हरण करने वाला। मन का हरण करने
वाला। तो इस प्रकार से उनका ये दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी, और उन्हें लगा कि बैलों ने इस तरह से एक नए घर को स्वीकार ना करके ये साबित कर दिया कि वो अपने मालिक के प्रति बहुत स्वामी भक्त हैं। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे, तो दूसरे ने समर्थन में किया कि इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने वाले का किसी को साहस ना हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और सभी पानी पिला पिला कर ही रखते हैं। अब ये दोनों, झूरी और उसकी पत्नी, आपस में बातचीत कर रहे हैं। झूरी की पत्नी को अपने पीहर से भागे हुए बैल अच्छे नहीं लगे, क्योंकि उसने अपने भाई को ये बैल केवल काम के लिए दिए थे, कुछ समय के लिए, और बैल लौटकर वापस आ गए तो उसे बुरा लगा कि अब उसका भाई क्या सोचेगा। लेकिन झूरी जो है वो मजाक की दृष्टि में अपनी पत्नी से ये कह रहा है कि खाने को शायद कुछ ढंग का चारा नहीं दिया होगा, इसीलिए वो लौटकर वापस आ गए। स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और सभी तो केवल पानी ही पिलाते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो बेचारे क्यों भागते। जिस प्रकार झूरी की पत्नी ने अपने पति पर आरोप लगाया, ठीक उसी प्रकार झूरी ने भी अपनी पत्नी पर आरोपण करते हुए बात का वही खंडन कर दिया कि यदि ढंग का चारा मिलता तो मेरे बैलों को वहाँ से भागने की नौबत नहीं आती। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। मतलब वो कह रही है कि वो अच्छे से काम लेते और इसको काम करना नहीं था, इसलिए वहाँ से निकल लिए। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, चाहे मर जाए। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा ही दिया जाए। अब मजूर का मतलब है मजदूर, जो उनका काम करता था, जो उनकी रखवाली के लिए झूरी ने रख रखा था, उसको ये आदेश दे दिया गया कि दोनों बैलों को केवल सूखी घास ही देनी है, सूखी घास के अलावा और कुछ भी नहीं देना है। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते? तो वो जवाब देता है कि मालकिन मुझे मार डालेगी, चुरा कर डाल आ। न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। मतलब वो मजूर से कह रहा है कि जा चोरी से लिया और थोड़ी सी हरी घास डाल दे, नहीं तो ये क्या खाएंगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर से आ गया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोत दिया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। मतलब मोती जो है वो चंचल स्वभाव का है और हीरा जो है वो थोड़ा सहनशील है। संध्या समय पर गया उनको ले जाकर अपने घर पहुंच गया। दोनों की मोटी मोटी रस्सियां गर्दनों में बांधी गई। शरारत का मजा चखाया जाएगा। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अब दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी गई। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की झड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे।
यहाँ मार पड़ी आहत सम्मान की व्यथा ही थी, पर उस पर मिला सूखा भूसा। अब यहाँ क्या बात कही जा रही बच्चों कि यहाँ उन बेचारों पर मार भी पड़ी, डंडे भी पड़े और खाने को मिला सूखा भूसा, अच्छी हरी खली यानी जो घास होती है वो उन्हें खाने को नहीं दी गई। बेचारों का घोर अपमान हुआ और बेचारे बड़े दुखी होकर आखिर रस्सियों से बंधे हुए हैं। झूरी ने इन्हें कभी प्रेमवश भी डंडे से नहीं मारा था। फूल की लकड़ी यानी हल्की लकड़ी, बहुत हल्की, ऐसी लकड़ी से भी ना मारा था और वहीं आज इनको डंडियाँ पड़ रही हैं। नांद की तरफ आंख तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। अब उनको कहाँ जोता गया? हल के साथ, क्योंकि खेत में ही काम करवाना था, इसलिए हल के साथ जोता गया। आपको बताया गया था कि गया के जो बैल थे वो बीमार हो गए थे, इसलिए गया कुछ समय के लिए इन बैलों को अपने साथ ले गया था। अब वो बैल खेत में जोते गए हल के साथ। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। मतलब एक पर वार दूसरे को अपने ऊपर सहन होता था। ऐसा लगता था कि लाठियाँ किसी एक पर नहीं पड़ रही हैं, तो वो लाठी उनको अपने शरीर पर महसूस होती थी। इतनी मित्रता, इतना गहन प्रेम उनके अंदर देखा गया कि दोनों की मित्रता ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जहाँ जानवर इतनी अच्छी मित्रता के साथ रह सकते हैं, इतनी पीड़ा को अनुभव कर सकते हैं, तो फिर मनुष्य क्या चीज़ है। प्रेमचंद ने जितनी सुंदर भावनाओं के साथ इनकी पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है वो सराहनीय है। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया कि तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा, दोनों ने पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने उस वक्त मारपीट ना की। तो बच्चों, उन्होंने इस प्रकार से जो लोग उन्हें पकड़ने की दृष्टि से कि वो कहीं विद्रोही ना हो जाए, पकड़ने की दृष्टि से लाठियों के जोर से उनके मोटे मोटे रस्सों को पकड़कर उन्हें बांधने का प्रयास किया, तो यद्यपि विरोध करने का भाव उनके अंदर आ गया। उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, मसलहत का मतलब है समझदारी, कि वो जानवरों की देखती हुई कुटिल दृष्टि को समझ गए कि ये जानवर जो हैं इस समय विद्रोही हो गए तो हम 4-6 भी इनके सामने कुछ नहीं हो पाएंगे और ये सबको मार गिराएंगे। आज दोनों के सामने फिर से वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदयों को मानो भोजन मिल गया हो। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। अब यहाँ क्या बात है बच्चों कि एक पात्र है भैरव, शायद गया का भाई है। कौन है भैरव, ये इस कहानी में कहीं नहीं बताया गया है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये गया के घर में ही है, तो निश्चित भैरव जो है वो उसका भाई बंध ही रहा होगा। तो भैरव की पुत्री है ये।
और इस भैरव की दूसरी पत्नी है, यानी उस बच्ची की सौतेली माँ है, जिसकी वजह से वो पुत्री भी, वो बालिका भी बड़े कष्टों से ग्रस्त है, क्योंकि सौतेली माँ के अत्याचार उसे बहुत दुखी करते हैं। इसलिए वो बच्ची बहुत चुपके से घी लगी ताज़ा ताज़ा चूल्हे की बनी 2 रोटियां लेकर वहाँ आती है और उन बैलों को चुपके से खिलाकर भाग जाती है। यद्यपि बैलों के विशालकाय शरीर में उन 2 रोटियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी वो दोनों बैल उसके प्रेम को देखकर अति प्रसन्न हो जाते हैं कि कोई तो है जो उनसे इतना प्रेम करता है। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए इन दोनों बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता यानी अपनापन हो गया था। आत्मीयता का मतलब होता है अपनापन। आत्मीयता यानी अपनापन। बच्चों, अपनापन का मतलब है आत्मा का रिश्ता। भाई, आत्मीयता का मतलब हो गया अपनापन या आत्मा का रिश्ता। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। अब प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि वो दोनों बैल अपने दिन भर के कठोर परिश्रम को यद्यपि भूल नहीं पाते थे, लेकिन बालिका द्वारा दिए गए उन 2 रोटियों को वो पूरी तरह से तृप्त होकर अपने हृदय की पीड़ा को कुछ कम महसूस करते थे। इस तरह से प्रेमचंद ने इस प्रसाद की बरकत थी कि 2-2 गाल भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा कि अब तो नहीं सहा जाता, हीरा क्या करना चाहिए? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक देना चाहिए। तभी दूसरे ने कहा कि नहीं, ऐसा करना सही नहीं होगा, क्योंकि आखिरकार हमारे मालिक का इससे कोई रिश्ता है। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है, और उस बेचारी का, अनाथ का और कोई नहीं है। इस प्रकार से उस लड़की ने केवल 2 रोटियां खिलाकर उन बेचारे बैलों के साथ प्रेम का रिश्ता बना लिया। तो बच्चों, जहाँ तक हमने कहानी पढ़ी, इस कहानी का ये भाव स्पष्ट करता है कि यद्यपि जानवर अपने असहनीय पीड़ा से पीड़ित होते हुए भी, लेकिन मनुष्य के ऐसे प्रेम को देखकर इतने व्याकुल और व्यथित हो जाते हैं कि उनके प्रेम के बंधन में बंधकर फिर उन्हें किसी भी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं होता है। जैसा झूरी के साथ उनका प्रेम का रिश्ता था, वैसा ही उस छोटी बालिका ने उनसे अपना रिश्ता बना लिया। तो बच्चों, आज के गृह कार्य के प्रश्न में आप प्रश्न नोट कीजिए। पहला प्रश्न है कि झूरी के बैलों में आत्मीयता किस प्रकार दिखाई गई है? झूरी के बैलों में आत्मीयता किस प्रकार दिखाई गई है? मतलब आपको ये बताना है कि दोनों एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को कैसे प्रकट करते थे। वहीं दूसरा प्रश्न है कि छोटी सी बालिका ने उन बैलों के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के लिए कौन सा कार्य किया? छोटी सी बालिका ने बैलों के प्रति प्रेम को दर्शाने के लिए कौन सा कार्य किया? तीसरा छोटा प्रश्न है कि दोनों बैल गया के घर से भागना क्यों चाहते हैं? दोनों बैल गया के घर से भागना क्यों चाहते हैं? तो बच्चों, ये तीनों प्रश्न आपको गृह कार्य में करने हैं जो हमने आज पढ़े हैं। इसके अलावा और कोई प्रश्न यदि आप बनाते हैं तो अपनी पाठ्य पुस्तिका या अपनी जो आपकी कॉपी है उसमें नोट करके रखें और नियमित कक्षाओं के दौरान
हमसे पूछ लें। धन्यवाद।